आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मुलाकात में अलीफ हफीज़ सैयद साहब। एक यंग एडवोकेट हैं और इन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशंस पे इन्होंने एक किताब लिखने की जुर्रत की, मतलब हिम्मत की है। और आज हम मालूम करते हैं कि ये ख्याल इनके जहन में आया कैसे और इस किताब के ज़रिए ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। अलीफ साहब, आपका इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, रोशनी में आ भी चुकी हैं और इस पे बहुत सारे डिबेट्स भी हुए हैं और बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहे हैं। कुछ इतना सेंसिटिव टॉपिक को चुनने का मकसद क्या था और क्या कहना चाह रहे हैं अपनी बुक के ज़रिए, अपनी किताब के ज़रिए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी, जी। आपने मुझे इतना आपका कीमती समय दिया। अरे साहब, आपने बहुत कीमती काम किया हुआ है। तो खान साहब, बात यह है कि जिस तरीके की हालात अभी हमारे देश में चल रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में इत्तफाकी ना इत्तफाकी, लोगों को उसके बारे में जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी है भी नहीं भी, इस तरीके के हालात हैं। जी, जी। और लोगों में शायद मुझे ऐसा लगा कि उसकी अहमियत जी। लोगों ने अभी उसके बारे में जाना नहीं है। तो मेरी एक ये नीयत थी और ये मेरी कोशिश थी कि लोगों को इसके बारे में पता चले, बताया जाए अपनी किताब के ज़रिए। अगर मुझे कोई माध्यम ऐसा लगा कि कौन सा वो हो सकता है जिसके बारे में मैं लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता सकूं, संविधान के बारे में। आपकी जो किताब का जैसे नाम है, फॉर डिबेट टू डॉक्यूमेंट्स, मतलब डिबेट्स का आप एक रास्ता, एक दरवाज़ा खोल रहे हैं डिबेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो किस तरह की डिबेट्स आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए और क्या टॉपिक्स हैं, क्या जो आइन में क्या दर्ज है जिसको लेके डिबेट होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली बात ये थी कि जब मैंने ये किताब के नाम के बारे में जब मैं सोच रहा था कि क्या इसका नाम होना चाहिए, तो मैंने जब ये डिबेट टू डॉक्यूमेंट ये जब मैंने सोचा तो इसके पीछे रीज़न ये था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑलमोस्ट 3 साल जो भी प्रोविजंस आपको आज आर्टिकल्स, प्रोविजंस जो भी दिखाई देंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक चीज़ पर उन लोगों ने डिबेट किया। हर एक चीज़ पर उन लोगों ने आपस में व्यूज़ एक्सप्रेस किए, आपस में एक्सचेंज किए और फिर जाकर उन्होंने बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारे उन्होंने तकरीबन 2 साल 11 महीना इन चीज़ों के पीछे मेहनत करने के बाद में वो डॉक्यूमेंट अमल में लाने की कोशिश की उन्होंने। इस वजह से मैंने उसका नाम जो है डिबेट टू डॉक्यूमेंट इस तरीके का रखा। फ्रॉम डिबेट मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ बातों से और ये डॉक्यूमेंट एनेक्ट होने तक के ये चला। तो बहुत स्टडी करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशंस के, मेरे ख्याल से तमाम जो आइन है, उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो क्लॉज हैं, उसको बहुत स्टडी करनी पड़ी होगी आपको। बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि एक वर्ड आया सेकुलरिज्म। अभी कुछ लोगों का कहना है कि सेकुलरिज्म जो है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किया गया है, बाद में उसको अमेंडमेंट करके उसमें शामिल किया गया है। आपने जब स्टडी किया तो आपको क्या लगा कि सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे था या उसको बाद में ऐड किया गया है? देखिए, पहले तो सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलर ये वर्ड है, ये हमारे प्रियम्बल का पार्ट है, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको एक अमेंडमेंट के थ्रू जो है इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली आपको ये शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये पार्ट एज अ वर्ड नहीं है, बट क्या इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले था, ये वर्ड इंसर्ट करने से पहले, तो क्या ये सेक्युलर नहीं था? तो ये इसका जवाब है कि ये सेक्युलर पहले भी था, बट इन इंटेंशन। कैसे मतलब? तो उसका रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल 14 दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। माइनॉरिटीज के लिए अलग से फंडामेंटल राइट्स है, जहाँ पे आप अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में 25 आप 14 15 आप 26 में आप अपने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर भले ही वर्ड ना हो, सेक्युलर ये वर्ड भले ही अगर इंसर्ट नहीं किया गया था इनिशियली, बट इंटेंशन यही था कि लोगों ने ये माना कि भाई इस तरीके के प्रोविजंस जब हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए, हमने उसमें वो उन चीज़ों के लिए जगह बनाई हुई है ऑलरेडी
कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अलग से वर्ड ये लिखने की हमको शायद जरूरत ना पड़े। मतलब वो मान के चले थे कि देश हमारा सेकुलर है, अदरवाइज ये सारे आर्टिकल्स ये कभी आते ही नहीं। ये तो हिंदुत्ववादी लोग भी कहते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है तब भी जो है वो ये देश सेकुलर रहेगा। देखिए जो सेक्युलर वर्ड है किसी के मन में ना इत्तेफाकी ना हो, इसीलिए ये वर्ड क्लियरली 76 में इसको इंसर्ट किया गया। और आपको ये भी पता होगा कि 76 के बाद में सरकार हमारी आज चेंज हुई और फिर जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार जो है जी हाँ उनका डाउनफॉल हुआ और फिर कोई और सरकार ने यहाँ जगह ले ली। बट उसके बाद में भी जो अमेंडमेंट किया गया था, उन्होंने बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स हैं उनको रिवर्सल करवाया, बट उन्होंने जो सेक्युलर ये वर्ड है उसको वहां से हटवाया नहीं। ओके। कुछ लोगों के इल्ज़ामात है कि आर्टिकल 14 और 25 के ज़रिए माइनॉरिटी अपीजमेंट का काम किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की क्या दर्ज है जिससे क्या लगता है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट की कोशिश की गई है? देखिए जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो है रिपब्लिक है, वो डेमोक्रेटिक है, वो सोशलिस्ट है, वो सेक्युलर है, तो इसमें अलग अलग इतना डाइवर्स है जो हमारा जो देश है। इसकी खूबसूरती ये है कि ये इतना डाइवर्स है रिलीजन के तौर पे, लैंग्वेज के तौर पे, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजंस का इस तरीके से अरेंजमेंट करना ज़रूरी है ताकि आप सबको आगे अगर आपको लेकर आना है, लेकर चलना है, अगर आपको चाहिए कि समाज का हर तबका डेवलप हो, तो आपको ये ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको स्पेशल प्रोविजंस वहाँ लाने पड़ते हैं। जैसे विमेन के लिए है, जैसे चिल्ड्रन के लिए है, कुछ समाज के लिए है जो समाज कभी किसी ज़माने में बहुत पीछे था, तो उनको जिस तरीके से इलेक्शंस में देना पड़े, तो ये ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि भाई डिस्पैरिटी जो है वो एक तरीके से एक समाज आर्टिकल 14 और 25 और 15 क्या एक्चुअली में कहता क्या है? नहीं, फॉर एग्जांपल अभी आर्टिकल 15 अगर कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, कास्ट, सेक्स, क्रीड, तो ये कहता है। तो ये है कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ या एक इंसान का कहीं भी हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके साथ में उसका धर्म, उसकी जाति देखकर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ओके। पार्टीशंस को लेकर के जो गलतफहमियां हैं कि कुछ खास लोगों की वजह से पार्टीशन हो गए, तो बाकी जो मैं कहता पार्लियामेंट के डिस्कशन के ज़रिए और खतूत के ज़रिए या कुछ डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए क्या ये साबित हो पाया है कि एक्चुअली में पार्टीशन की बुनियादी वजह क्या रही? मैं इसीलिए ये मैंने कोशिश ही इसीलिए किया कि लोगों को आज के हालात में मैंने एक चीज़ जाना है कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। ओके। किताबें पढ़ना कम कर दिया है। हाँ, ये मोबाइल की वजह से और भी कम हो गया है। नहीं, मोबाइल में इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिलता है, इंस्टेंट मिलता है, ये बात सही है, बट आपको ये है कि भाई आपको सही तरीके के रिसोर्सेज में, आपको बुक्स में जाना है, आपको हिस्ट्री में जाना है, आपको पास्ट में जाना है, आपको पढ़ना है, आपको अपना कीमती समय उसमें देना है। अब रहा सवाल जो आपने पूछा, तो मेरा ये मानना है कि मैं यही कहूँगा फिर से कि लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री में जाके ऑथेंटिक बुक्स पढ़ेंगे, जब आप जैसे मैं किसी को एक तरीके से मतलब ऐसे आप क्या कहेंगे उसको, किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रांसफर ऑफ पावर ये आप अगर वॉल्यूम्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरीके के कॉन्वर्सेशन, रियल टाइम ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगा कि बड़े से बड़े सियासतदान या फिर जिन लोगों ने हुकूमत की हमारे देश पर, तो उन लोगों ने आपस में किस तरीके के उनके जो बातें थे, उनके दिल में किस तरीके का, उनकी परेशानियां क्या थी और किस तरीके के हालात थे, तब लोगों को एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा। मैं इसको जानना चाह रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में आपने बताया कि जब हुआ तो एक्चुअली में है क्या? नहीं, ये तो कोशिश सभी की थी, एक कलेक्टिव इनिशिएटिव था कि सभी लोगों ने इसके बारे में कोशिश किया कि भाई अगर हमारे देश में अगर हुकूमत होगी तो ये हमारी होगी, वो सही हो, वो गलत हो, वो अच्छी हो, वो बुरी हो,
टोटल सॉवरेंटी उसको कहते हैं कि भाई हम ही करेंगे, हमारे देश के ऊपर कोई बाहर का राज नहीं करेगा। यस। तो इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई रह गया या कोई नहीं था। इसमें जिन भी लोगों का आप नाम लेने की कोशिश करेंगे तो शायद सभी का एक कहीं ना कहीं एक योगदान रहा है, सभी ने किसी न किसी तरीके से मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि भागीदारी एक ये बात बहुत ही पहले से ये बताने की कोशिश की जा रही है देश की जनता को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके जिम्मेदार हैं, और खास कुछ कुछ लोग महात्मा गांधी को भी इसको जोड़ते हैं। तो और भी उस ग्रुप के जो लीडर्स थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनके क्या रोल रहे होंगे पार्टीशंस को लेकर, कि क्या उनकी वो इसके फेवर में नहीं थे? नहीं, अगर आपका सवाल स्पेसिफिकली पार्टीशन को लेकर है तो पार्टीशन एक आपको भी पता है कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक। जी जी जी। तो ऐसी किसी भी तरीके की बातें हम करें कि जिससे लोगों के जो फीलिंग्स है उनको आहत पहुंचे। नहीं, फीलिंग नहीं, हम चाहते हैं कि वो फैक्चुअल सच्चाई जो है लोगों के सामने आए। हमें फैक्ट कहने में विद एविडेंस अगर हम इसको या पेपर के थ्रू अगर हम इसको प्रूफ कर पाए तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर है। इसमें बात ऐसी है खान साहब कि आपको हिस्ट्री में इतना डेप्थ में आपको जाकर इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कोई एक बुक का हवाला या फिर किसी एक इंसान का हवाला देकर आप ये कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे कि इस इंसान की वजह से हुआ या किसी इंसान की वजह से हुआ, या फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टी की वजह से हुआ या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुआ। इसके लिए बहुत ही आपको एक ऐसा मतलब घंटों बीत जाएंगे और इसके ऊपर डिस्कशन खत्म नहीं होगी। यहाँ तो सालों बीत गए और अभी भी हम अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस उस वक्त बहुत सारी डिबेट्स हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, उसके जरिए क्या निकल के आ रहा था बाहर आपकी स्टडी के मुताबिक? देखिए, जैसा बाहर का तो ये है कि अभी फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाहर क्या चल रहा था, बट लोगों की ये मंशा थी कि भाई किसी भी तरीके से ये इम्पोर्टेंट है कि हमको सब लोगों को एक इकट्ठा होकर किसी भी तरीके से ये इंश्योर करना है कि एक तो हमको फ्रीडम चाहिए, टोटल सॉवरेंटी चाहिए, और उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो जाए और उसकी जो बागडोर है वो हमारे हाथ में आ जाए तो उस टाइम पर किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक तरीके का डॉक्यूमेंट हो, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो कि हम किसको देखकर फॉलो करें और गवर्न करें अपना जो देश है।